सेल साइकिल और जब हम लोगों ने ये वाला चैप्टर पढ़ा था तो इसमें क्या देखा था, इसमें ये देखा था, देखो अपने पास जब ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर ओरिजिन हुआ ऑर्गेनिज्म का, वो सिंगल सेल की फॉर्म में ही हुआ होगा। हाँ बोले तो यूनिसेलुलर, यस और नो। जब हम बोल रहे हैं कि ये सिंगल सेल की फॉर्म में हुआ होगा तो ऑर्गेनिज्म को अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए, इस अर्थ के ऊपर सरवाइव करने के लिए उसे क्या चाहिए था, उसको चाहिए था कि अपने नंबर बढ़ाओ। वो नंबर कैसे बढ़ेंगे, एकमात्र तरीका सेल डिवीजन, यस और नो। तो जब अपने पास अगर हम देखें किसमें, प्रोकैरियोटिक के अंदर, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी क्या होता है, डिवीजन होता है। हाँ है ना। वो अलग बात है कि उसमें माइटोसिस नहीं होता है, माइटोसिस होता है, मतलब क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता। क्या नहीं होता, बात समझ आ रही है। तो एक सिंगल सेल को नंबर बढ़ाने के लिए, नंबर क्यों बढ़ाने पड़े, क्योंकि उसको अपना इस अर्थ के ऊपर अस्तित्व बनाए रखना था, इसलिए उसने क्या करना, अपने नंबर बढ़ाए। आज भी यही हो रहा है, हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, इस अर्थ के ऊपर जो अभी सर्वाइव कर रहा है, वो लगातार अपने नंबर बढ़ा रहा है ना। वो भी किस लिए, ताकि वो इस अर्थ के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सर्वाइव कर सके। समझ आया। अब उसके लिए दो कंडीशंस, पहला ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, यस और नो। दूसरा कंडीशन कौन सा है, पहला कंडीशन ग्रोथ अच्छा होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि ग्रोथ अच्छी होने के लिए भी फेवरेबल कंडीशन चाहिए। क्या अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रोथ अच्छी हो सकती है, नहीं, सीधी सी बात है। मतलब ग्रोथ अच्छी होने के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए, और जब ग्रोथ अच्छी होगी तभी क्या होगा, डिवीजन होगा या रिप्रोडक्शन होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इन सेल्स ने क्या किया, अपने नंबर बढ़ाए, और इसी को कैसे उन्होंने अपने नंबर बढ़ाए, इसी को हम पढ़ने वाले कहां पे, सेल साइकिल और सेल डिवीजन में। अब क्योंकि मैंने क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो डिवीजन तो करती है, लेकिन वो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं करती। तो क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं करती तो उसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक के अंदर ना पढ़ के किसके अंदर पढ़ते हैं, यूकैरियोटिक के अंदर पढ़ते हैं, यस और नो। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जब हम सेल डिवीजन को स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में सेल डिवाइड कर रही है तो वो कैसा साइकिल चला रही है। सिंपल तरीका, एक सेल है, सेल क्या करेगी बेटा, ग्रोथ करेगी, हाँ या ना। और ग्रोथ करेगी तो उसका साइज बढ़ेगा, सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा। और न्यूक्लियस में होता क्या है, एक्चुअल में अपने पास मानो कि एक सिंगल सेल है और इस सेल का साइज ये है और उसका न्यूक्लियस ये है, लेकिन सेल का साइज क्या हो गया, बढ़ गया, लेकिन न्यूक्लियस का साइज अभी भी वही है। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस इस पूरे साइटोप्लाज्म को कंट्रोल नहीं कर सकता। मैं सिंपल लैंग्वेज में यह समझा रहा हूं, है ना। पूरे साइटोप्लाज्म को क्या नहीं कर सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। जब वो मेटाबॉलिकली इसको कंट्रोल नहीं कर सकता तो उस ऐसे समय पे वो क्या करता है, इसके अंदर डिवीजन कर देता है और बोलता है कि भैया इसको तुम संभालो और इसको मैं संभालता हूं। बोलो हाँ, बात समझे कि नहीं समझे। कब करेगा, जब सेल का वॉल्यूम न्यूक्लियस के वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा, यस और नो। कितना ज्यादा, कि वो उसे मेटाबॉलिकली कंट्रोल ना कर सके। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल है। तो ऐसे में वो क्या करेगा, उसको डिवाइड कर टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। जैसे मानो कि कोई इस देश के अंदर से यूपी है, यूपी बहुत बड़ा राज्य हो गया, है ना। वो इतना बड़ा राज्य और वहीं पर पास में हरियाणा है छोटा सा। समझ आ रहा है। हरियाणा को भी कंट्रोल करने के लिए एक सीएम, और किसको बेटा, यूपी को भी कंट्रोल करने के लिए। समझ आ रहा है। मानो कि एक पार्ट यूपी का कंट्रोल नहीं हो रहा है सीएम से, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, सरकार सोचेगी कि इस यूपी के एक काम करते हैं, दो हिस्से कर देते हैं, इसमें एक की बजाय कितने सीएम हो जाएंगे, दो। एक सीएम एक हिस्सा संभाल लेगा, दूसरा सीएम, तो आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। वही काम तो यहां हो रहा है। समझ आया कि नहीं है। अब सेल जब ग्रोथ करती है तो ग्रोथ करेगी तो उसका सेल का वॉल्यूम बढ़ेगा, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम बढ़ेगा एज कंपेयर टू कैरियोप्लाज्म या फिर न्यूक्लियस हम बोल सकते हैं, यस और नो। तो ऐसे में वो सेल क्या करेगी, डिवीजन करेगी। एक मिनट, वो सेल क्या करेगी बेटा, और डिवीजन करेगी तो डिवीजन करके क्या कर देगी, टू सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। आया ना।
कितनी सेल्स बना देगी? चलिए, क्या इतनी बातें समझ पा रहे हो? इसी को हम थोड़ा सा और टेक्निकली पढ़ने वाले किसके अंदर? सेल साइकिल। सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं जिसका नाम है बेटा सेल साइकिल। इसको हटा दो, ये तो समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है सेल साइकिल। नाम से तुम अच्छे से वाकिफ हो, पहले से ही पढ़े हो। सेल साइकिल एक इस तरीके से चलने वाली एक साइकिल है। बोलो हाँ है ना? मैं उसको थोड़ा छोटा बना देता हूँ, ज्यादा हो जाएगा। और ये जो साइकिल है इसके मैं कितने हिस्से कर देता हूं? कौन कौन से पता है तुम लोगों को? G1, S, G2 और M, क्या यही है? तो इसमें जो साइकिल चलेगी ऐसे चलेगी कि ऐसे ऐसे चलेगी? मतलब क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? सिंपल सी बात है, पहले G1 आना चाहिए, फिर S आना चाहिए, फिर G2, फिर M के बाद में फिर। इसी को तो क्या बोल रहे हैं हम लोग? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? G1 का फुल फॉर्म बताओ। अरे पूरा नाम? फर्स्ट ग्रोथ फेज। दूसरा नाम? फर्स्ट गैप फेज। तीसरा नाम? तीसरा नाम क्या था बेटा? प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही एस फेज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सिंथेसिस फेज। क्या सिंथेसिस करता है? बहुत बढ़िया, डीएनए सिंथेसिस फेज। समझ आया ना? इसके अलावा G2 का नाम जैसा इसमें फर्स्ट लगाया है इसमें क्या लगा देंगे? सेकंड। बोलो हाँ है ना? सेकंड ग्रोथ फेज, सेकंड। बहुत बढ़िया। और क्यों बोला? क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस होने का काम यहां है, ये इससे पहले होता है और ये इसके बाद। बहुत बढ़िया। समझ आया कि नहीं आया? पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज। एम फेज का नाम एम फेज क्यों रखा? मियोसिस एंड दोनों को कॉमन ले लिया, क्या? एम फेज। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? कैरियोकाइनेसिस। बोलो हाँ या ना? तो मानो कि इसके मैं दो हिस्से कर देता हूं और ये वाला हिस्सा अलग से, इसको क्या बोल देंगे? कैरियोकाइनेसिस। का मतलब हुआ भाई? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स बटना या टूटना। यस और नो? इसमें कितनी फेजेस हेमंत? कौन कौन सी? बहुत बढ़िया। ऐसे ही पूछा? कौन कौन सी बेटा? बहुत बढ़िया। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। हिंदी वाले बच्चे, हिंदी में याद है? बताओ इसको क्या बोलेंगे हिंदी में? पूर्वावस्था, मध्यावस्था, और इसको फिर क्या बोलेंगे? अंतावस्था। समझो, ये पश्चावस्था और ये, हाँ ध्यान दीजिए। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये कहां होते हैं? कैरियोकाइनेसिस के अंदर। जैसे ही टीलोफेज हुआ एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे बेटा? कंफर्म ना? दो न्यूक्लियस बन जाएंगे। अब जब न्यूक्लियस बन गए दो, तो एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। सीधी सी बात है, उस म्यान को क्या करना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अलग से म्यान बनानी पड़ेगी। मतलब जब दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर बन गए तो आप क्या होगा? क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। क्या होगा? तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा? साइटोकाइनेसिस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम्हें दिखाई दे रहा है अच्छे से? चलिए, इस पूरे को हम एम फेज बोलते हैं, मतलब कैरियोकाइनेसिस प्लस, और इसी को एक्चुअल क्या बोलते हैं? एक्चुअल डिवीजन बोलते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बोला था? जीवन में लगने वाला समय, जीवन में तो सारा समय लग जाता है ना? पूरा समय जीवन का ही है। कितना परसेंट? 50% समय जीवन में लगता है। एस में लगने वाला समय लगभग 33% समय।
कितने का? टोटल सेल डिवीजन का है। कितने का बेटे? कंफर्म? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये सिर्फ इंटरफेज का है, समझे? इसमें परसेंट टाइम क्या लगता है टाइम? अब मैंने इंटरफेस बोला, इसका मतलब क्या हुआ, यहां से ले करके और ये पूरा का पूरा कहां तक? G2 तक। इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेस। हाँ या ना? बातें समझ आ रही है? मैंने क्या बोला, इंटरफेज में लगने वाला जो समय है वो टोटल सेल साइकिल का हम इस बार काउंट करेंगे, लगभग लगभग 95% टाइम कहां लग जाता है? इंटरफेस में। 95% का 50% कहां लगता है? 33 और 62, 16 टू 17, 16 टू 17। समझ आया कि नहीं आया? मतलब ये इंटरफेस का टाइम है। पूरी सेल साइकिल की बात करें तो ये है पूरी सेल साइकिल का 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल। समझ आया? 95% टाइम ऑफ किस में लगता है? अरे इंटरफेस का दूसरा नाम, अरे गरीबों, हाँ। क्यों बोला भाई रेस्टिंग फेज? क्योंकि हम इसमें कोई खास हलचल देख नहीं पाते हैं। जब मेटाफेज होता है, मेटाफेज में हम क्रोमोसोम का फॉर्मेशन, ये वो, उनका हलचल, चलना फिरना, सारी चीजें देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ दिखाई, इसी वजह से क्या बोल दिया, सेल रेस्ट कर रही है। यस और नो? हाँ। और एक और बात, एक एम फेज से दूसरी एम फेज के बीच का रेस्ट यही तो है ना? क्या बोल दिया सीनियर्स को? रेस्टिंग फेज। मेरे को एक बात बताओ, जब इसमें 50% टाइम लग रहा होगा, उसका मतलब सबसे ज्यादा काम इसी में हो रहा होगा? बोलो हाँ कि ना? तो क्या क्या काम हुआ होगा भाई? याद रखना, ये 50% टाइम लेता है किसका? इंटरफेस का। तो याद रखना बेटा, जीवन में, किसमें? जीवन जो होता है वो हाईली कैसा होता है? हाईली मेटाबॉलिकली। तो आपसे अगर पूछा जाए क्या इंटरफेस मेटाबॉलिकली एक्टिव है? भले ही रेस्टिंग हो, लेकिन फिर भी दिमाग में रखना हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। कौन? इंटरफेस। क्यों? ये भी तो इंटरफेस का पार्ट है। अरे हाँ है ना? इसके अलावा इसमें क्या होता है बेटा? इसमें मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स सिंथेसिस होते हैं। हाँ या ना? किसको छोड़कर? याद करो, घोर पड़े, याद करो। किसको छोड़कर? हिस्टोन प्रोटीन। किसको छोड़कर? क्यों? हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन, सिंथेसिस एस फेज में होता है। कौन से फेज में होता है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? पक्का? प्रोटीन सिंथेसिस होता है। इसके अलावा बेटा मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स एक्टिव होते हैं इसमें। मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो भी फॉर्म भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं। यस और नो? इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं? मैक्सिमम ग्रोथ अगर कहीं होती है तो वो जीवन में होती है। समझ आया कि नहीं? इसमें कैसी ग्रोथ होती है बेटा? मैक्सिमम ग्रोथ होती है। इतनी ग्रोथ होती है कि सेल दो सेल में डिवाइड होने पर मजबूर हो जाए। एक सिंगल सेल दो सेल में डिवाइड होने पर। समझ आया कि नहीं आया? हाँ। अब नेक्स्ट, एस फेज में क्या होता है बच्चों? ये अलग काम है भाई। चलिए, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के जो एंजाइम्स होंगे, कौन? रेप्लिकेशन एंजाइम एक्टिव कहां होगा? एस फेज। कहां होगा? चलिए, इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन के अलावा बेटा, हाँ बोला करो ना भाई, क्या बेटा? हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। समझ आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट,
हाँ, जो एंड में लिखा है, इसी फेज में सेंट्रियोल या फिर क्या बोल सकते हो सेंट्रोजोम, दोनों में अंतर बताया था, याद है? नहीं याद है? सिंगल जो स्ट्रक्चर पड़ी रहती है इसको सेंट्रियोल बोल दिया। सेंट्रोजोम क्या हो गया? सेंट्रोजोम तुम जानते हो इस तरीके से पड़ा रहता है बेटा, और यहां से कुछ फाइबर्स लग करके ये इस तरीके से 90 डिग्री पर दो सेंट्रियोल ऐसे अरेंज रहते हैं, हाँ है ना, और ये एक प्रोटीन से घिरे रहते हैं, इसको सेंट्रोजोम बोला। और इसको 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 इसका मतलब डुप्लीकेशन हो रहा है, हाँ है ना। क्यों? हमने जब सेल पढ़ा था तो वहीं पर पढ़ा था क्या बेटा, सेंट्रियोल का फॉर्मेशन नहीं क्या होता है, डुप्लीकेशन, यस और नो। और डुप्लीकेशन, एक बात बताओ बेटा, क्या जरूरी है कि हायर प्लांट के अंदर इसका डुप्लीकेशन होगा? हायर प्लांट में डुप्लीकेशन होगा? अरे एब्सेंट होता है तो डुप्लीकेशन कहां से होगा? प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स एंड लोअर प्लांट्स। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, इतनी बातें सबको समझ आ रही है, आगे बढ़ जाऊं। इसके तुरंत बाद जैसे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हुआ, उसके तुरंत बाद आती है बेटा कौन सी फेज? कौन सी फेज? G2 फेज में। G2 फेज में बचा हुआ ग्रोथ होता है। इसके अलावा ये जो बचा हुआ ग्रोथ होता है, इसके अलावा बेटा दो तीन नाम तुम जानते हो, जैसे क्लोरो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, यस और नो, माइटोकॉन्ड्रिया। इनका क्या होता है? इनका भी बोलो हाँ कि ना। कौन सी फेज में? कंफर्म? आगे बढ़ जाऊं? अरे इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, हाँ, किसका फॉर्मेशन होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, सिंथेसिस। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसके अलावा इस एस फेज के अंदर बेटा डीएनए का क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है। इसका मतलब अगर एस फेज से पहले डीएनए हमारे पास, डीएनए कंटेंट जो है वो अपने पास 2C है, एनसीईआरटी ने बोला ऐसा, तो एस फेज में के एंड तक कितना हो जाएगा? हो जाएगा क्या? मतलब डीएनए कंटेंट डबल हो गया। बट याद रखिएगा, डीएनए कंटेंट डबल होता है, डीएनए कंटेंट डबल होता है, लेकिन क्या डबल नहीं होता? हाँ, क्रोमोसोम नंबर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, हाँ है ना। अरे वो बढ़ गए तो काम खराब हो जाएगा भाई। क्यों? क्रोमोसोम का तो फॉर्मेशन ही प्रोफेज में होगा, इससे पहले तो क्रोमोसोम की कहानी ही नहीं है। इससे पहले यहां पर कौन है? क्रोमेटिन। अरे बोलो हाँ या ना। पतले धागे लाइक स्ट्रक्चर जो थी, याद है कुछ? क्रोमेटिन। कौन है? क्रोमेटिन। दिमाग में आया कुछ? जब यहां पर कहानी क्रोमोसोम की है ही नहीं तो हम पढ़े क्यों? ये सारी बातें समझ आ गई। ट्यूबुलिन प्रोटीन का क्या होगा? क्या? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा। क्या फॉर्म करेगा बेटा? बस। क्या यहां तक सबको समझ आया? पक्का? अच्छे से? चलिए, अब मानो कि कोई सेल ने डिवीजन किया और उसने पूरा डिवीजन करके अब वो सेल नहीं चाहती कि मैं डिवाइड करूं, अब वो सेल नहीं चाहती कि मैं, तो उसने वो कहां चली गई? यस और नो? बेटा सेल साइकिल को चलाने के लिए कौन सा एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है? सीडीकेस, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम, यस और नो। और इनएक्टिव रहता है कौन? आरबी, रेटिनोब्लास्ट, ब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा कुछ लिखवाए थे, याद है कि नहीं? तो यहां पर जब जीनोट फेज आएगी तो यहां पर काम करेगा बेटा सीडी के, एक मिनट सुनिए, सीडी के आई इनहिबिटर, सीडी के बोले तो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इनहिबिटर एंजाइम, यस और नो। ये इसको इनहिबिट करेगा। इसके अलावा
एक्टिव नॉट इनएक्टिव। कैसा बेटा? एक्टिव आरबी। आरबी याद है क्या लिखवाए थे? रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा बेटा क्या हो जाएगा? अगर ये एक्टिव हो जाएगा तो ये सेल को दोबारा से डिवाइड करने पर प्रेरित नहीं करेगा। क्यों? इसका काम ही यह है कि इसको सेल डिवीजन को रोकना है। क्या काम है इसका? सेल डिवीजन को रोकना है। हेलो मैं, हाँ मैं क्लास में हूं, अभी बाद में करूंगा ना। ठीक ठीक है, ठीक है बिल्कुल। यहां तक समझ आया अच्छे से? कोई दिक्कत? और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इसको हम देख ही लेंगे। हाँ है ना? यहां पर कौन कौन काम करेगा बेटा? एक तो सीडी के, दूसरा एक्टिव, इनएक्टिव नहीं एक्टिव। अगर ये इनएक्टिव हुआ और सीडी के काम किया तो सेल साइकिल चल जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? और जीनोट फेज में क्या होता है बेटा? जीनोट फेज, अच्छा कैसी फेज है? इसको हम लोग एक और नाम देते हैं ना, शांत है, क्यूशन फेज। तो रेस्टिंग फेज अलग बात है, रेस्ट करना, आराम करना, ये शांत नहीं है। ये शांत तो क्यों? इसमें तो कुछ ना कुछ चल रहा है। अच्छा जीनोट फेज मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा? होगा। इसके अलावा जीनोट फेज अगर हम बात करें कोई सेल डिवाइड नहीं कर रही तो वो एग्जिट कहां से करेगी? एम फेज से कि कहां से? जीवन से। एग्जिट कहां से करेगी? बाहर कहां से निकलेगी? जीनोट फेज के अंदर जा रही है तो हाँ वो बाहर निकल गई ना सेल साइकिल से। हाँ जीवन में एंट्री कहां करेगी? एम फेज से वापस आएगी। एग्जिट कहां से हो रही है और एंट्री कहां होगी? जीवन से। समझे? बाकी ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है बट ये अभी डिवाइड नहीं कर रही। कब डिवाइड करेगी? कब कब ये डिवीजन करेगी? जब रिक्वायरमेंट होगी, जब जरूरत होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। क्या बताया था याद करने के लिए? पीमेट, बहुत सिंपल सा तरीका है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, ये आपकी क्या हो गई? सेल साइकिल। आगे बढ़ो। सेल साइकिल सब में सेम रहेगी? कुछ अलग होगी क्या? नहीं, बस थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, वो जो हमने टाइमिंग लिखी है ना 50%, 33, 60, 16 to 17, वो ऊपर नीचे हो सकता है। वो डिपेंड करता है सेल टू सेल एंड ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। क्योंकि एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है क्या बेटा कि एक सेल साइकिल को चलने के लिए किसी में तो मिनटों का समय लग रहा है, किसी में 24 घंटे का समय लग रहा है। 24 घंटे किसके अंदर? और मिनट कितने? कितनी मिनट? 90 मिनट, मतलब लगभग 1.5 घंटा। यस और नो? याद है कि नहीं है? ये सेल साइकिल चलने का पूरा समय है बेटा, सिर्फ इंटरफेस नहीं। समझे? तो अगर मैं ये पूछूं कि एक सेल को डिवाइड करने के लिए टोटल कितनी फेजेस चलती है? कौन कौन सी? समझे? इसके अलावा अगर मैं ये बोल दूं कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तो भी सही है क्या? टेलोफेज की बाद में साइटोकाइनेसिस भी आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक अच्छे से क्लियर सबको? नेक्स्ट क्या बेटा? सेल डिवीजन के टाइप। किसके टाइप? आपको पता है कि मैंने क्या बोला अभी अभी कि प्रोकैरियोटिक में सेल डिवाइड होती है, वो अचानक से डबल हो जाती है फटाक से, जिसको हम बाइनरी फिजन करके बोल देते हैं। यस और नो? उसमें कोई क्रोमोसोम का फॉर्मेशन? बहुत बढ़िया, दिमाग में बैठा हो और अच्छे से लेके आओ। क्या बेटा कि जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन में हमें याद होना चाहिए कितने टाइप के डिवीजन हैं? बोलो कौन कौन से? माइटोसिस और सेल के 2 टाइप हैं। सेल डिवीजन के 2 टाइप, मतलब 2 तरीकों से सेल डिवाइड करती है। यस और नो? तो यहां पर एक क्या आ जाएगा बेटा? माइटोसिस, और दूसरा क्या आ जाएगा?
जानते हो दोनों को? माइटोसिस को हिंदी में समसूत्री विभाजन कहते हैं और मियोसिस को हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। समसूत्री मतलब गुणसूत्रों का समान होना, गुणसूत्र बोलते हैं क्रोमोसोम नंबर। किसमें समान है? पेरेंटल सेल में और डॉटर सेल में। यस और नो? पेरेंटल सेल और डॉटर सेल में बेटा क्या है? सेम। मतलब क्या हो, मानो कि एक सेल है हमारे पास जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, इसके अंदर डिवीजन हुआ, क्या हुआ बेटा? और डिवीजन होने से कितनी सेल्स बनती है हमेशा ही? यस और नो? पेरेंटल सेल से हमेशा 2 बनेगी, पेरेंटल सेल से 2 बोलोगे, ध्यान रखिएगा, ये बात पूछूंगा अभी। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने कितने बन गए बेटा? अब तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आएगा कि सर 46 बने तो यहाँ कहीं बीच में 92 रहे होंगे? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक्चुअल में इनका डुप्लीकेशन हुआ है, डीएनए कंटेंट ऑलरेडी डबल बन चुका था, उसकी एक एक कॉपी बन चुकी थी, एक कॉपी इसमें आ गई, दूसरी कॉपी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। ऐसे डिवीजन को जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो? सेम। किसमें? पेरेंटल सेल में भी और डॉटर सेल में भी। ऐसे को हम लोग क्या बोल देंगे? बोलो। लेकिन अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं? कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए? हाफ हो जाए। मानो कि ये पेरेंटल सेल है। कैसी सेल है बेटा? पेरेंटल सेल है। और इसके अंदर क्या हुआ? लेकिन कौन सा डिवीजन इस बार? अरे आपको पता है कि मियोसिस 2 बार होता है, मियोसिस फर्स्ट और, तो फर्स्ट से कितनी सेल्स बनेगी बच्चों? लेकिन उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। क्या पक्का समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला था अभी भी? पेरेंटल सेल से हमेशा ही डॉटर सेल कितनी बनेगी? देखो मियोसिस फर्स्ट में 2 बनी, अब ये पेरेंटल हुई, क्या इनके अंदर डिवीजन होगा? क्या इसके अंदर डिवीजन हुआ और इसके अंदर, इन दोनों के अंदर कौन सा डिवीजन बेटा? मियोसिस सेकंड। अरे हाँ कि ना? ये जो मियोसिस सेकंड होगा, मेरे को बताओ, ये भी कितनी सेल बनाएगी और ये भी कितनी सेल बनाएगी? तो इस प्रोसेस के थ्रू मियोसिस में एक सिंगल सेल से 4 सेल बन जाती है, लेकिन एक्चुअल में पेरेंटल सेल से हमेशा ही 2 बन रही है। इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर, इसके अंदर, इसके अंदर, ये तो ऐसा ही नहीं हुआ क्या? इसीलिए मियोसिस सेकंड को क्या नाम बताया था? बोलो। माइटोटिक मियोसिस। यस और नो? या कुछ और नाम बताए थे? सेल डिवीजन देखे हो तुम कभी आज तक? इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मियोसिस जैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए ये कैसा है? इक्वल टू माइटोसिस। और इसीलिए इसका नाम क्या बताए थे? माइटोटिक मियोसिस। दिमाग में आया कुछ? हाँ, मियोटिक माइटोसिस होगा, वही तो। क्या होगा? मियोटिक माइटोसिस। समझ आ रहा है? उल्टा हो गया था। क्या हो जाएगा? मियोटिक माइटोसिस। क्यों बेटा? देखो अगर हम इसको देखें तो ये तो पूरा माइटोसिस जैसा है, आया ना? सिमिलर टू माइटोसिस। सो इसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा? मियोटिक माइटोसिस, ये नाम दिए थे। हाँ है ना? यहां तक अगर बातें क्लियर है तो आगे बढ़ो। सेल ने डिवीजन करने की जरूरत क्या पड़ी? क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कैरियोप्लाज्म के मुकाबले ज्यादा हो गया था, वो उससे मेटाबॉलिकली कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसे क्या चाहिए? दूसरा कंट्रोल रूम। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल रूम ऑफ द सेल। यस और नो? अरे हाँ कि ना? आगे बढ़ो, यहां से आगे चलो। अब हम एक काम करेंगे, एक एक को उठाएंगे और पढ़ लेंगे। पहले किसको? मियोसिस को कि माइटोसिस को? क्यों? मियोसिस से पुराना है इसलिए,
कैसे पता कि पुराना है? अरे कैसे पता कि पुराना है? बताया तो था। प्रोकैरियोट के अंदर एक माइटोसिस होता है। क्या होता है? मतलब उसमें क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं होता, फटाक से बाइनरी फिजन होता है, एक सेल से दो सेल्स बन जाती है। लेकिन माइटोसिस में क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होता है, ये कहीं ना कहीं एमाइटोसिस से थोड़ा सा एडवांस है। हाँ या ना? नहीं समझे क्या? और यही कारण है कि प्रोकैरियोट को हम हमेशा ही क्या मानते हैं? हैप्लॉइड मानते हैं। प्रोकैरियोट कैसे मानते हैं? हैप्लॉइड। इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों हो सकते हैं। मेरे को बताओ, माइटोसिस क्या केवल हैप्लॉइड में होगी? केवल हैप्लॉइड में? मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा। ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, ये दोनों में होती है। यस और नो? मोस्ट ऑफ द केस में किस में होती है? सोमेटिक सेल में कि जनरेटिव सेल में? सोमेटिक सेल जानते हो बेटा? कायिक कोशिका बोल देते हैं बॉडी की। हमारे अंदर बॉडी के अंदर डिवीजन जो चल रहा है वो नॉर्मल था। क्या चल रहा है? माइटोसिस। तो सोमेटिक सेल में क्या होगा बेटा? मोस्ट ऑफ द केस में। इसके अलावा कुछ केसेस में किसमें बेटा? जनरेटिव सेल में भी हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? चलिए, इससे क्या होता है? इससे ऑर्गेनिज्म की क्या होती है बेटा? ग्रोथ होती है। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई बढ़ती है। अगर फिलामेंटस है तो लंबाई बढ़ जाएगी, और अगर कैसा है बेटा, जो लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ है, तो जैसे हमारे अंदर कौन सी ग्रोथ होती है? डिफ्यूज ग्रोथ पूरी बॉडी के अंदर होती है। यस और नो? प्लांट में स्पेशल लोकेशन पर होती है। यस और नो? याद है कि नहीं है? कहां पर? शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। चलिए, तो माइटोसिस को डिस्कस कर लेते हैं और माइटोसिस के फेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। अरे यार, वायरस वाला फेज कौन सा है? फेजेस ऑफ माइटोसिस। सुनिए ध्यान से बेटा, जब हम फेजेस ऑफ माइटोसिस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? पहले सेल साइकिल वही चलेगी जो चल रही है। तो सबसे पहला फेज कौन सा जाएगा? किसमें बेटा? कैरियो काइनेसिस में। यस और नो? इसमें सबसे पहला फेज। बहुत बढ़िया। कौन सा फेज? प्रोफेज अर्ली होता है और लेट होता है। दो टाइप के फेज हम पढ़ सकते हैं अगर हम ज्यादा डिटेल में जाए तो। यस और नो? बट डिटेल में हमें जाना नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाना, रिवीजन के हिसाब से रिवीजन पढ़ेंगे। प्रोफेज को जब हम पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि प्रोफेज के अंदर एक सेल है जो अभी अभी इंटरफेस से निकल के आई। जीनो कहां से बेटा? G2 से एंट्री की है। किसमें? कैरियोकाइनेसिस के अंदर। इस सेल के अंदर एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, क्योंकि ये सेल कैसी है बेटा? यूकैरियोटिक की प्रोकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। और इसके अंदर बेटा क्या पड़ा हुआ है? जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में है? क्रोमेटिन कितने टाइप के? दो। कौन कौन सा? बहुत बढ़िया, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन कौन सा होगा? हाँ, जो क्या होगा? हल्का सा कंडेंस रहेगा, है ना, डार्क कलर का हमेशा होगा, उसे हम क्या बोल देंगे? हेट्रोक्रोमेटिन। और यूक्रोमेटिन जो एकदम लाइटली रहेगा। क्यों बेटा? बहुत ज्यादा खुला हुआ रहेगा। धागे आप पास पास रखोगे तो क्या होगा? डार्क दिखाई देंगे, दूर दूर रखोगे तो लाइट दिखाई देगा। यस और नो? जाल देख लो तुम, दूर से तुम्हें जाल दिखाई दे रहा है? नहीं। जैसे इसको और ज्यादा कंडेंस करोगे तो ये पूरा बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो यहां पर ये जो क्रोमेटिन पड़े हैं, इन क्रोमेटिन में सबसे पहले चेंज आने लगता है। कैसा? कि क्रोमेटिन कौन बेटा? क्या हो जाते हैं? कंडेंस होकर के क्या बना लेते हैं? क्रोमेटिड, या क्या बना लगेंगे? क्रोमोसोम का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला? देखो, ये कौन पड़ा है? क्रोमेटिन है। इसका कंडेंसेशन हुआ, मानो कि एक
क्रोमोसोम इस टाइप का, एक क्रोमेटिड ऐसा बना, दूसरा क्रोमेटिड इसकी कॉपी बनेगी ना भाई, तो यस हो ना, क्रोमोसोम मानो कि इनको चाहे तो इन दोनों में क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है ना, यहां से ये जुड़ जाएंगे और ये कैसे बन जाएंगे, कुछ ऐसे। बोलो हाँ कि ना, जुड़ेंगे कहां से, सेंट्रोमियर से, अटैच्ड विद, बातें समझ आई। ये सबसे पहला काम होने लगा, लेकिन ये काम इतना धीरे होता है कि क्रोमोसोम हमें कंडेंस होते हुए बहुत हल्के से अपने पास दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से फटाक से कंडेंस हुए और क्रोमोसोम बन गए, नहीं, ये प्रोसेस एकदम धीरे धीरे चलता है। इसका कंडेंसेशन धीरे धीरे चलता रहता है। जैसे ही प्रोफेज में एंट्री करी तो उसका कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है और इसका कंडेंसेशन लेट प्रोफेज तक चलता रहता है, यहां तक कि जब तक मेटाफेज ना आ जाए। क्यों, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो फुल्ली कंडेंस्ड होता है, यस और नो। चलिए, इसके अलावा भी प्रोफेज के अंदर क्या होता है, बोलो हाँ, साइटोस्केलेटन ब्रेक हो जाता है। अरे बोलो हाँ है ना, इससे नुकसान क्या होगा, साइटोस्केलेटन के ब्रेक होने से नुकसान, हाँ, सारे जो सेल ऑर्गेनल है वो डिसअपियर हो जाएंगे। क्यों, ये पंखा अगर किसी ने बांधा हुआ है ना, तो ऊपर उसमें कुछ लोहा कुछ लगा होगा, वही तोड़ दूं तो पंखा धड़ाम से नीचे, पता चला मेरे ऊपर आ गया, है ना, यस और नो। बात समझे कि नहीं समझे, इसी तरीके से यहां पे समझो बेटा ध्यान से। क्या पहला काम इसमें क्या होगा, क्रोमेटिन, दूसरा, अरे बोला करो भाई, पढ़ा हुआ तुम लोग को, साइटो स्केलेटन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। इसके अलावा बहुत बढ़िया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, लेकिन एनसीईआरटी क्या कहती है कि कंप्लीटली अगर डिसअपियर होती है तो वो मेटाफेज की स्टार्टिंग में होती है। देखो एनसीईआरटी के अंदर लाइन लिखी है बेटा, बात समझे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, यस और नो। इससे क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म कैरियो, जो कैरियोप्लाज्म है, या फिर क्या बोल सकते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म है क्या बेटा, कैरियोप्लाज्म किसके साथ मिल जाएगा, साइटोप्लाज्म के साथ में। बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब अब क्रोमोसोम के लिए पूरी सेल फ्री है, वो आराम से फैल सकता है, यस और नो। इसके अलावा क्या होगा, अरे बोलो, बहुत बढ़िया, कौन बेटा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। समझ आया कि नहीं है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, है ना, राइबोसोम भी, राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, और भी काम है, याद करो। सेंट्रियोल क्या हो जाएगा, अपोजिट पोल की ओर जाने लगेगा, यस और नो। सेंट्रियोल कहां जाने लगा बेटा, सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। समझ आ गया। और कोई काम होता है, क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पिंडल एपरेटस का। स्पिंडल एपरेटस क्या है भाई, फॉर्मेशन होने लगेगा, जो कि एनसीईआरटी ने मेटाफेज में भी लिखा है कि अटैचमेंट होता है। स्पिंडल एपरेटस क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन, और साथ में वो सेंट्रियोल से हल्का हल्का जुड़ने लगेगा। समझ आ गया। ये सारे काम कहाँ होंगे, उसके तुरंत बाद कौन सी फेज आ जाएगी,